Let's start. So 2.4 start कर रही हूँ, that is a violation of the rights of the children, legal consequences. That means आप बोल सकते हैं या फिर डे टू डे लाइफ में आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, दैट इज आप डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे चाइल्ड वायलेशंस के शिकार हो रहे हैं। इसको इंग्लिश में थोड़ा ट्रांसलेट करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड फेयर डेली फेस वायलेशंस, मतलब हजार हजार बच्चे, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, थाउजेंड बच्चे यहाँ पे फेस कर रहे हैं डेली वायलेशंस दैट मे बी चाइल्ड लेबर, एज अ चाइल्ड लेबर और एज ए फुटपाथ। दैट मीन्स फुटपाथ में जो सोते हैं एंड स्लीप इन द बस स्टैंड, और नॉर्मली दे डजेंट हैव एनी टाइप ऑफ शेल्टर। तो उनके पास दे डोंट हैव, सॉरी, they don't have any type of shelter, or he or she doesn't have any type of clothes to wear, or some food to eat, कुछ भी नहीं है। इवन इफ दे हैव नो पेरेंट्स, उनके पास पेरेंट्स भी नहीं है, शेल्टर भी नहीं है, खाने को नहीं है, तो ऐसे बच्चों को कौन सा चीज़ प्रॉब्लम होता है? उनको एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन मिलता है क्या, या फिर एजुकेशन सिस्टम में भी उनके ऊपर वायलेंस किया जाता है? तो उसके ऊपर बात करने वाले हैं। सो थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड फेयर डेली फेस वायलेशंस। वर्ल्ड फेयर बोला गया, तो यहाँ पे अगर फेयर आपको प्रॉब्लम हो, समझ नहीं आ रहा है, तो आप कट कर सकते हैं, बिकॉज वर्ल्ड, कंप्लीट वर्ल्ड में बताया गया है कि ये फेस कर रहे हैं। बहुत बहुत बच्चे यहाँ पे फेस करते हैं वायलेशन। हार्डली डज इट डे गोज, ऐसा होता है, मैं अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, ऐसा एक भी दिन नहीं होता जब ये बच्चे कोई भी वायलेशन से रिलेटेड नहीं होते हैं, या फिर वायलेशंस होते हैं, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता। समटाइम्स दे लॉस्ट देयर food, or they lost their hands, eyes, ear, and they are not able to see anything, and they begging in the street sides or road sides। ऐसा पॉइंट्स आता है, तो उस पॉइंट्स को लेके आपको लिखना है, दैट इज hardly does a day goes by without a child being subjected to abuse and violations। एंड वायलेशंस तक फुल स्टॉप होना चाहिए, यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा गड़बड़ हो गई है, फुल स्टॉप होना चाहिए। एंड वायलेशंस अगेंस्ट ए चाइल्ड, अगर बच्चों के ऊपर हम लोग वायलेशंस करते तो उनको क्या होगा? कॉज्ड, कॉजेस डैमेज्ड, उनको प्रॉब्लम होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज होंगे, प्लस साइकोलॉजिकल अपसेट। कुछ बच्चे होते हैं, कोई एक्सटर्नल शॉक हो जाता है, किसी को हम टॉर्चर करें उसको देख के भी वो खुद ही डर जाता है, एंड डर के अपसेट रहते हैं, बहुत ही डल रहते हैं। किसी को मेंटल ट्रॉमा भी होता है, पेन होता है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा ही सफ़र करते हैं एंड विक्टिम्स होते हैं, रेप विक्टिम्स जैसे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल वैसे ही फील करते हैं, अपसेट हो जाते हैं, एंड उनके ऊपर भी अब्यूजमेंट, मोलेस्टेशन चलता रहता है। तो ये पॉइंट्स लिखे। According to UN Convention and Rights of the Child, UN Convention on the Rights of the Child, यहाँ पे Convention on the Rights of the Child को CRC मेंशन किया गया है, एंड UN, सो इसको बोल सकते हैं UNCRC। सो UNCRC के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स हैं, यहाँ पे याद रखने के लिए आपको करना है कि 17, 19, 23, 25, 27, 29, 32, 39। ठीक है, आपको ये याद रखने कितने हैं आर्टिकल्स, टोटल है 8 आर्टिकल्स। सो 8 आर्टिकल्स के थ्रू ये मेंशन किया गया है कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, हाउ दे फेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड व्हाई दे फेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायलेशंस, और दे आर सब्जेक्टेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायलेशंस। सो नेमली यहाँ पे मेंशन किया गया। आफ्टर दैट आपको आर्टिकल्स लिखते हैं कि उनको करने के लिए, ठीक करने के लिए कौन से आर्टिकल्स में क्या मेंशन किया गया है, एंड उसके साथ कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि वर्क कर रहे हैं कि चाइल्ड वायलेशंस ना हो, अब्यूजमेंट ना हो, मोलेस्टेशन ना हो। ठीक है, ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, 4-4 पेजेस के कंसेप्ट्स हैं। आप वन डे में इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है इसमें। सो अकॉर्डिंग टू यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स एंड चाइल्ड, आर्टिकल्स 17, 19, 23, 25, 27, 29, 32, 39। ठीक है, मैक्सिमम याद रखने का ट्राई करिए। सब सारे क्या है, और नंबर्स में है, एक को छोड़ के, दैट इज 32। सो एक्सेप्ट 8, बाकी सारे हैं आपके
odd numbers, that is 17, 19, 23, 25, 27. सो आपको याद रखने के लिए भी इजी होगा कि ये थोड़ा सीरियल भी है, सीरियली हम लोग जा रहे हैं, एंड सीरिएशन, ड्यू टू सीरिएशन ये थोड़ा इजी होगा. सो फर्स्ट कौन से टाइप्स के आपने अब्यूजमेंट देखे हैं, दैट इज वायलेशंस आपने देखे हैं ऑलरेडी, कुछ लोग अपने बचपन में भी फील किए होंगे. बाई चांस एनी हाउ रोड साइड में आप लोग जाते हुए कुछ ना कुछ फील किए होंगे या देखे होंगे, तो उसको भी लिख सकते हैं. दैट इज फिजिकल अब्यूज, साइकोलॉजिकल अब्यूज. साइकोलॉजिकल जो इश्यूज होते हैं घर पे होता है ना, बहुत ज़्यादा किसी किसी के पेरेंट्स होते हैं, चिल्लाते रहते हैं, स्कोल्ड करते हैं. सो दिस टाइम क्या होता है ना, दे आर गोइंग थ्रू द मेंटल ट्रोमा, एंड मेंटली दे आर रिटार्डेड ऑल्सो. मैं वो वीक होना स्टार्ट करते हैं, उनका वीकनेस मेंटली है, बॉडी का, सॉरी, फिजिकली नहीं है, बॉडीली नहीं है, फिजिकली नहीं है, मेंटली है. तो वो इश्यूज होते हैं साइकोलॉजिकल में. फिजिकल क्या है, जस्ट लाइक किसी को जला देना, किसी के हाथ पैर को काट देना, जो बच्चों को साथ होता है, जैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है, तो उसमें बच्चों को किडनैपिंग किया जाता है या ट्रैफिकिंग किया जाता है, उसको लेके फिर उसके हैंड्स और लेग्स को काट देते हैं एंड उसको बेगिंग करने के लिए छोड़ देते हैं, या फिर उसके आइज़ को खराब कर देते हैं. तो ऐसे जब इश्यूज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल अब्यूजमेंट. सो दिस इंक्लूड दैट द चाइल्ड मे बी एक्सपोज टू फ्रैक्चर, ठीक है, ब्रुइसेस, फ्रैक्चर, बर्न, सीवियर बीटिंग. यहाँ पे बहुत ज़्यादा मारना भी बच्चों को हार्म हो जाता है, कभी कभी उनके लाइफ के ऊपर भी आ जाता है. तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गया कि बच्चे वायलेंस, वायलेशन जो हो गया उसका शिकार हो गया, सब्जेक्टेड टू, दे आर सब्जेक्टेड टू वायलेशन. सो इसके बाद इनको क्यों ऐसे होता है, या फिर इसके बाद उसका कॉजेस क्या हो सकता है. जो बच्चों को लैकिंग होता है कि फूड नहीं है, शेल्टर नहीं है, या फिर खाने को नहीं है, या फिर नॉर्मली दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम देयर एरियाज आल्सो ड्यू टू एनी टाइप ऑफ थिंग, और जस्ट लाइक होता है ना कि मिला जुला कोई फैक्टर्स हो गया, फैमिली मेंबर्स में कोई बड़े नहीं है तो उससे बाहर जाना पड़ा, तो वहाँ से भी उसको किडनैप कर सकते हैं. तो ऐसे चीज़ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले लेते हैं बहुत कम टाइम से, कम उम्र से, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करना डिफिकल्ट होता है, बिकॉज यू आर ए चाइल्ड. आप बच्चे जब हो तब ऐसे कैरी करना डिफिकल्ट होता है, देन उसको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. ये हो गया फिजिकल टाइप, जो बॉडीली हो जाए फिजिकल होगा. देन साइकोलॉजिकल, ये ब्रेन रिलेटेड है, मेंटल ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा, ठीक है. दैट इज समटाइम्स ये बोलते हैं ना, बुलिंग करना, या फिर जस्ट लाइक स्कोल्ड करना. टीचर्स बहुत ज़्यादा किसी किसी को टारगेट करके स्कोल्डिंग करते हैं, या फिर उसे टॉर्चर करते हैं, उसको ज़्यादा ही पनिश करते हैं, पार्शियलिटी करते हैं, ब्लेमिंग करते हैं, टोंटिंग करते हैं, दैट मीन्स टोंट मारना. ये सब अगर किया जाए तो क्या होगा, कभी कभी ना टीचर्स लोग बहुत डराते भी हैं, तुमको ये ऐसा करना है, नहीं तो तुम्हारे साथ यह हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, बाथरूम में बंद कर देना. ये सारे रीजंस होते हैं कि वो साइकोलॉजिकली ट्रॉमा में गुजरता है, एंड उसके वजह से बहुत सारा डिसेबिलिटीज भी हो जाता है. अभी नेक्स्ट आते हैं चाइल्ड लेबर. According to research studies, 85 millions are working in hazardous environment, endangering their health or suffering from the slavery or others from the forced labor, or including drug trafficking, prostitution, as well as the in involvement in armed conflict. सो ये जो टर्म्स थे ना, उसमें आप इसको शॉर्टकट भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 80%, 85 मिलियन, 85 मिलियन, 80% नहीं बोलूंगी, 80% तो बच्चों के अंदर हम देख सकते हैं, दैट मीन्स 100% बच्चों से ना, 80% बच्चों को, जो बच्चे स्लम एरियाज में रहते हैं, 80% बच्चे जो स्लम एरियाज में रहते हैं उनको सफ़र करना ही पड़ता है, ये चीज़ है ही. उसके बाद बताया गया कि 85 मिलियंस जो बच्चे हैं उनको बहुत ही खराब जगह पे जाके हाजरस, जो भी पॉइजनस गैसेस जहाँ पे निकलते हो, या फिर जो इंडस्ट्रीज हो, जस्ट लाइक प्लास्टिक इंडस्ट्रीज हो गए, प्लास्टिक बोटल्स मेकिंग इंडस्ट्रीज हो गए, या प्लास्टिक के क्लॉथ्स हो गए, तो वो सारे एरियाज में उनको विदाउट एनी टाइप ऑफ प्रोटेक्शन काम करने के लिए बाउंड किया जाता है, उनको कम पैसे में स्लेवरी
दैट मीन्स स्लेव बनाया जाता है, नौकर चाकर जो हम बोलते हैं उनको बनाया जाता है। सो उसमें क्या होगा कि उनको बहुत ही ज़्यादा हमने फोर्स किया कि तुम लेबर करो एंड लेबरर बन के रहो। एंड उसके साथ कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा ड्रग एडिक्ट भी हो जाते हैं एंड पुलिस बच्चों को पकड़ेगी भी नहीं बिकॉज दे आर अंडर 16 और 18 ऑल्सो। सो पहले का रूल के अकॉर्डिंग था 16 के बिलो जो रहेगा उसको उस पे केस नहीं होता था। अभी 18 के बिलो जो रहता है उसके ऊपर हमने कर दिया कि उनको केस होता है उन पे, बट जुडिशियरी कस्टडी में उनको हम रख देते हैं जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, अच्छे काम सिखाया जाता है। तो वो पहले नहीं होता था, इसलिए पहले के टाइम पे ना ड्रग जो ट्रांसपोर्ट किया जाता था बच्चों के बॉडी के थ्रू किया जाता था, बच्चों के बॉडी के अंदर ऑपरेट करके वहाँ पे भी रख के किया जाता था स्मगलिंग या ड्रग्स, जो भी ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे पॉइंट्स थे। तो ये पॉइंट्स जो है ये क्या हो गए चाइल्ड लेबर के, सब कुछ इंक्लूड होता है चाइल्ड लेबर में। इवन ये बहुत सारे लोग अपनी बच्चों को, गर्ल चाइल्ड को प्रोस्टिट्यूशन में भी डाल देते हैं बिकॉज वहाँ से पैसा आएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। सो रीज़न क्या है? मेनली तो रीज़न है प्रॉपर्टी, क्योंकि पॉवर्टी से क्या होता है कि खाने को नहीं मिल रहा है। उनको स्कूल जाने के लिए पैसा कहाँ से मिलेगा? खाने को ही नहीं मिला। दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ मनी टू ईट समथिंग, टू बाय समथिंग एंड ईट समथिंग। तो ऐसे चीज़ों में, ऐसे प्रॉब्लम में वो क्या कर सकते हैं? तो पॉवर्टी तो फैला है, देन एब्सेंस ऑफ स्कूलिंग। सो अगर बच्चों को फिर भी चलो अ, कुछ अच्छा फैमिली मिल भी गया, तो अच्छा फैमिली का मतलब नहीं होता है कि ओनली पेरेंट्स रहें तो वो सफिशिएंट है। अगर उनके पास मनी रहना चाहिए, मनी रहेगा तो खाना पीना खाएंगे। उसके बाद कुछ पेरेंट्स होते हैं खाने पीने के लिए जैसे तैसे जुगाड़ कर लेते हैं, बट दे डोंट हैव एनी मनी टू बियर और टू बाय बुक्स फॉर देयर चाइल्ड। सो उनके लिए अगर बुक्स ही नहीं खरीद पाए तो वो स्कूल जाके क्या करेगा? पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। सो उसके बाद डेनियल ऑफ एजुकेशन, that is UNESCO expresses the need for the world to take urgent action to bring education to the 28.5 28.5 million children worldwide who are being deprived of it। conflict zones नॉर्मली अगर देखा जाए ये आपका ना कंसेप्ट जो है आपके फोर्थ सेमिस्टर में भी था। फोर्थ सेमेस्टर में चाइल्ड लेबर था एंड उसमें ये मेंशन भी था कि ऑलमोस्ट जितने बच्चे हैं ना उसमें से 80% बच्चे जो स्लम एरियाज में रहते हैं ना उनको खाना पीना नहीं मिलता प्रॉपर वे से। उसमें से 80% बच्चे तो चाइल्ड लेबरर हैं एंड उसके बाद कुछ बच्चे प्रोस्टिट्यूशन में भी हैं। ये सब के बाद भी कुछ मतलब 10 और 5-10% बच्चे स्कूल जाते भी हैं। बाकी के जो बच्चे हैं ना उनमें से एटलीस्ट अभी तक अगर ट्राई किया गया हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 30% और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सके हैं कि बच्चों को यूनिवर्सल एक्सेस कर सक रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, उनको एनरोल्ड किया जा रहा है। बट उसके बाद भी जो बाकी के और भी बच्चे रह गए, दैट इज ऑल अबाउट 28.5 मिलियंस बच्चों को अभी स्कूल में लाना है जो कि कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में है, जहाँ पे एजुकेशन पहुंच नहीं सकता, जहाँ पे स्कूल्स है ही नहीं। देयर इज नो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्कूल इन दैट एरियाज। सो दे need sufficient amount of educational institution to get their benefit in their life also. So education is a media through which they get all type of benefit in their life by upgrading their knowledge and by using different types of skills to buy anything or to earn money। so ऐसे करके हम आगे चल सकते हैं। अभी क्या करना है देखिए, डिप्राइवेशन ऑफ प्ले। प्ले तो जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन ये है, जो अभी तो एग्ज़ाम चल रहे सीटेट के, दैट इज़ सीटीईटी। तो आप में से अगर 2019 के बैच के कुछ बच्चे होंगे जो क्लास अटेंड कर रहे हैं अभी, तो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स देने के लिए। अभी मैंने कुछ नोटिस भी आपके ग्रुप्स में सेंड किया था, दैट इज़ ओएसटीईटी। ओएसटीईटी पेपर 2 आया था, मीन्स सेकंड पार्ट जो आया था, मीन्स पेपर सेम है
वही सीडीपी के क्वेश्चंस होंगे। साइंस बच्चों के लिए मैथ्स होगा, साइंस पार्ट होगा। हिंदी तो नहीं होता, हिंदी के इंस्टेड में यहाँ पे उड़िया रहता है, इंग्लिश रहता है, तो ये सारे पॉइंट्स होंगे, ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस होंगे, ऐसे रहता है। अभी बात है कि पहले एस टी एस सी के लिए कट ऑफ था कितना, नॉर्मली 60% नहीं, 60% था। मतलब जनरल वाइज अगर देखें, मतलब 150 से 60% अगर हम रखें देन हमारा होता है कि 90। सो वो अगर जैसे 100 से 60 रखने से 60% होता है, तो उनके लिए 60% नहीं है, बट 60 मार्क्स रखने, 150 से 60 मार्क्स रखने से उनका कट ऑफ होता था। वो रेंज को अभी और भी डिक्रीज किया गया है। जनरल लोगों के लिए 60% को 45% कर दिया गया है, जो कि आज ही हुआ है डिक्लेरेशन। ठीक है, नोटिस के अकॉर्डिंग आज ही डिक्लेरेशन हुआ कि वो सीईटी एग्जाम जो भी अटेंड करेगा उसका कट ऑफ मार्क जनरल बच्चों के लिए 90 मार्क्स में उनको मिलता था, बट अभी 90 नहीं, अराउंड 67 टू 70 रखने से ही उनको मिल जाएगा। ठीक है। एंड जो ये बच्चे हैं, एस टी एस सी बच्चे हैं, उनको 35% चाहिए, 35% चाहिए, तो मैक्सिमम आप लोग 30-40 मार्क्स, 40 से अबव थोड़ा रखे, 40-45 रखे तो हो जाएगा। वैसे ही ओबीसी के जो बच्चे थे, दैट मीन्स उनके लिए थोड़ा सा कम होगा हमसे, अराउंड 55 मार्क्स, अराउंड 55-56 रखने से हो जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए। एंड उसका जिन्होंने भी नहीं भरा, ट्रायल बेसिस पे भी जो अभी सेकंड सेम देने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग चाहे तो भर सकते हैं, बिकॉज ट्रायल बेसिस होना चाहिए। आप लोग क्लियर कर रहे हैं कि नहीं, वो इम्पॉर्टेंट है। सो अभी फिर से 23rd से स्टार्ट हो रहा है, 23rd दिसंबर से। जो लोग फॉर्म फिलअप नहीं किए थे वो फॉर्म फिलअप अगेन कर सकते हैं। सो आप आई थिंक जनवरी फर्स्ट वीक तक, दैट इज 4th जनवरी तक ये टाइम है, एक्सटेंड हुआ है, जहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एग्जाम्स को क्रैक करेंगे तो डीएससी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। दैट मीन्स जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं, उनके लिए एग्जाम्स देने के लिए आप एलिजिबल होंगे, आफ्टर दैट उसको एग्जाम देंगे। अच्छा, देन उसके बाद कल सीटेट का पेपर, बहुत ही पेपर 2 पहले डे जो 16 का था वो क्रैश हो गया था, दैट मीन्स लिंक क्रैश हुआ था, तो उसके वजह से सर्वर डाउन हो गया एंड एग्ज़ाम नहीं हुआ। एंड जो 17 का था, 17 का पूरा डे का पेपर्स पोस्टपोन हो गए थे। एंड जो 20 का था, जो कल का था, कल दोनों पेपर प्रॉपर टाइम पे हुआ, सर्वर का कोई इश्यूज नहीं था, एंड बहुत अच्छे से चेकिंग भी हुआ। एंड क्वेश्चन पेपर 1 में बहुत अच्छा क्वेश्चंस आए थे, दैट इज लर्निंग टीचिंग से क्वेश्चन था, सीडीपी से क्वेश्चन था, कोलबर्ग का क्वेश्चन था, कोलार का क्वेश्चन था, देन पियाजे का था, थॉर्नडाइक का था, ये सारे क्वेश्चंस थे। एंड ईवीएस से क्वेश्चन आया था, हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा टफ था पेपर 1 में। बट पेपर 2 में, अगर पेपर 2 में देखा जाए, देन पेपर 2 साइंस जो भी ले रहे हैं, मीन्स साइंस जिनका सब्जेक्ट्स है प्रॉपरली, उनका सब्जेक्ट्स हैं, साइंस पेडागोजी वो पढ़ रहे हैं, साइंस एंड मैथ्स, तो उनके लिए बता दूं कि पेपर 2, मतलब कल का पेपर 2 बहुत ही डिफिकल्ट रहा है, हार्ड रहा है। मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं मिला बच्चों को, उतना प्रॉपर टाइम नहीं हुआ। ट्रेपेजियम, रंबस, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, एंगल को प्रूव करने के लिए क्वेश्चंस थे, पैरेललोग्राम से क्वेश्चन थे, हेक्सागोन से क्वेश्चंस थे, ये सब था। एंड बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश में ही एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लिए ये डिफिकल्ट हो रहा है कि वो हिंदी के वर्ड्स को नहीं समझ पा रहे, दैट इज आगमन, निगमन, संदर्भ, सर्वेशन, कुछ नहीं समझ पा रहे, वो डिफ़िकल्ट हो रहा है। जो लर्निंग टीचिंग में आप लोग वर्ड्स इंग्लिश में पढ़े हैं, पेडागोजी में पढ़े हैं, उसी वर्ड्स को यहाँ पे हिंदी में जब दिया जाता है चेंज हो जाता है। सो मैक्सिमम टाइम हम भी ट्राई करेंगे। कल से अगेन आप लोगों का स्टार्ट होगा, सीटेट का क्वेश्चंस मैं दूँगी, जो प्रिपेयर करना चाहते करिएगा, बट बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में आप लोगों को प्रिपेयर करना है, तब जाके वर्ड्स को आप समझ पाएँगे, अदरवाइज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आज का पेपर भी वैसे ही मॉडरेट रहा है, बिकॉज पेपर 2 सब लोगों ने बोला थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा सा डिफिकल्ट रह रहा है, एंड पेपर 1 थोड़ा इजी रह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट आप लोगों का जिन्होंने भी नहीं भरा है सीटेट का, तो उनके लिए मई में फिर से एग्जाम होगा, मीन्स पेपर अगेन
नेक्स्ट सेशन के लिए स्टार्ट होगा। एवरी ईयर 2 टाइम्स एग्ज़ाम्स होते हैं। इतना इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट था, तो उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, डिप्राइवेशन ऑफ प्ले। Playing is important in contribution to the development of the child and to support both mental and physical health. आप ये नॉर्मली जानते हैं, जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा ही साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज इज़, वन इम्पॉर्टेंट कॉज इज़ प्ले। दैट मीन्स उनको खेलने के लिए बाहर नहीं छोड़ा जाता, या फिर वो घर पे ही चुपचाप रहते हैं, उनको घर पे बंद करके रखा जाता है। तो ये जो इश्यूज़ होते हैं ना, वो क्या हो गया, सोसाइटी के साथ वो अपना रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाए, तो दिस टाइम they think they are not eligible to go in society, or they are not able to link with the society. So वो बहुत ही डिप्राइव्ड मीन्स सोसाइटी से अलग हो गए, गेम से अलग हो गए। प्लेइंग इज वन काइंड ऑफ रोल प्लेइंग, मीन्स वहाँ पे आपको खेल खेल में गेम के थ्रू ही अपना रोल पता चल रहा है। ठीक है, ये बच्चों का राइट्स है कि वो खेल सकते हैं, बचपन से ही वो बहुत सारे एक्टिविटीज कर सकते हैं, प्लेफुल एक्टिविटीज, एंड वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को लर्न करते हैं। देन एब्यूज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड। जो बच्चों को हम एब्यूज कर रहे हैं ना, उनके ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ये पॉइंट को चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, बिकॉज एवरी एब्यूजमेंट के बाद हमने इम्पैक्ट लिखा है कि उनके ऊपर क्या हो रहा है। जो अगर सपोज एक बच्चा को हमने क्या किया, बहुत मारा पीटा, तो उसको क्या होगा, इवन घर पे अगर कोई बच्चे को डांट दिया जाता है, इवन इफ हमें भी, हम बड़े हो चुके फिर भी कोई हमें बहुत ज़्यादा डांट देता है, इफ एनी पर्सन स्कोल्डेड मी, देन क्या होगा, नेक्स्टली आई एम गेटिंग वेरी नर्वस और वेरी एंग्री और डिस्टर्ब, डम टाइप फील करना स्टार्ट करूँगी, एंड वेरी अनमैच्योर्डली बिहेव करना स्टार्ट करूँगी। मीन्स मैं मैच्योर्ड हूँ फिर भी बिहेव करूँगी कि मुझे फ्रस्ट्रेशन लग रहा है, मैं मेंटल ट्रॉमा में हूँ, मुझे मार देना है, ऐसे टाइप का। तो ये जो है ना, तो ये क्या करता है, आपके सेंसेस को धीरे धीरे वन टाइम के लिए बहुत ही हाइपर कर देता है। उसके बाद आप अगर उसको एक्सप्रेस नहीं करते, देन आपको क्या हो जाता है कि आप अपने ही बॉडी के अंदर उसको छुपा ले रहे, मीन्स एक्सप्रेशन को छुपा ले। तो ये क्या करता है, जितने भी सेंस ऑर्गन्स है उसको धीरे धीरे बंद करना स्टार्ट कर रहा है। So, abused children are significantly more likely to live in fear. Child abuse over the long term may lead to lack of interpersonal skills as well as learning difficulties, behavioral problems. तो यहाँ पे देखिए ना, वर्ड्स ना ब्रेक होगा, दैट इज abuse। Abused children are significantly more likely to live in fear। यहाँ पे fear के बाद क्या होगा, full stop होगा, उसको करेक्शन करिएगा, full stop होगा, because child abuse से again start होगा। So जो बच्चों को ना मतलब अब्यूज किया जाता है या फिर एक दो बार मारा जाता है, तो वो नेक्स्ट टाइम से ना आपको डरना स्टार्ट करेंगे। एंड इवन इफ होता है ना, बहुत लॉन्ग पीरियड तक अगर उसके ऊपर स्कोल्ड किया गया, तो उसको मेंटल ट्रॉमा इतना ही इंक्रीज कर जाता है कि वो लर्निंग डिफिकल्टीज उसमें आ जाते हैं, मीन्स वो कोई भी स्किल्स को सीख नहीं पाता, वो मेंटली ठीक नहीं है, उसके आइज इश्यूज आ सकते हैं, उसकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है, वो खाना पीना ठीक से नहीं कर सकता, सम टाइम लॉस ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है ना, समथिंग रॉन्ग भी स्टार्ट कर लेता है, जैसे गुस्से में सपोज उसको अच्छे बात के लिए हमने क्या किया कि घर के हमारे प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चों को डांट दी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही डांट दिए, तो वो क्या क्या कर दिया कि वो चोरी करना स्टार्ट कर दिया, और भी खराब कामों में इन्वॉल्व भी हो सकता है। सो वायलेंस एक्टिविटीज स्टार्ट कर सकता है, किसी को मर्डर भी कर सकता है, गुस्से में आके आप लोगों को भी मार सकता है, ऐसे भी होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। इसके बाद कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम याद रखना है, दैट इज इन यूएई, यूएई, द पर्टिकुलरली द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल अफेयर्स। सो यहाँ पे आपको याद करने के लिए क्या करना है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल अफेयर्स। यूएई अगर याद नहीं रहा, यूएई एक जगह का नाम है, आप लोग क्रिकेट में भी देखे होंगे कि वहाँ से प्लेयर्स भी आते हैं, एक जैसे कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, वैसे यूएई भी एक कंट्री है। तो वहाँ से एक छोटा सा कंट्री है, वहाँ से भी अभी के टाइम पे लास्टली आई थिंक 10 ईयर्स से
यूएई खेल रहा है, तो वैसे डिफरेंट गेम्स में वो धीरे-धीरे आ रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि यूएई में डिफरेंट वर्क्स के लिए व्हाट फेमस है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल अफेयर्स कंट्रीब्यूटेड टू डेवलप एन एडवांस्ड बिल टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड। सो यूएई में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल अफेयर्स जो सोसाइटी में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके ऊपर वर्क करते हैं, उन्होंने क्या किया, एक बिल पास किया। दैट मीन्स बिल को प्रोग्रेस में लाया और इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने साइंड अप किया, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट हुआ। सो क्या करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन। देन नेक्स्ट आया द ग्लोबल नेटवर्क फॉर राइट्स एंड डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड GNRD, ग्लोबल नेटवर्क फॉर राइट्स एंड डेवलपमेंट। ये क्या था, सेम चीज में इसके जो लॉज थे, इंटरनेशनल लॉज थे, इसके थ्रू बच्चों में अब्यूजमेंट जो हो रहा था बच्चों के ऊपर, उसको कम करना था। एंड बच्चों को सिखाया जाएगा, इट कैन नॉट बी टॉलरेटेड, ये अब्यूज़मेंट टॉलरेटेड नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं करना चाहिए। अगर आप में कोई भी मतलब आप छोटे बच्चे हैं एंड आपके ऊपर कोई भी ऐसा हार्मफुल अब्यूज़मेंट हो रहा है, देन आप डायरेक्टली पुलिस को कॉल करिए या फिर किसी भी ऐसे पर्सन्स को बोलिए जो आपको हेल्प कर सके। देन अगेन GNRD क्या करना चाहता है, बच्चों का जो राइट्स है ना, राइट ऑफ द चाइल्ड through a range of activities, for instance providing charity support to the children, especially to those with the physical and mental disabilities। पहले पॉइंट में था कि बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, सेकंड पॉइंट में ये आया कि जो बच्चे फिजिकली चैलेंज्ड है एंड मेंटली डिसेबल्ड है, दैट इज मेंटली चैलेंज, फिजिकली चैलेंज, जो बच्चे मतलब डिसेबल्ड है, जो काम नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते, ब्रेन में इश्यूज है, ऐसे बच्चों को हम क्या करेंगे, पहले उनके राइट्स के थ्रू हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद जो चैरिटीज होते हैं ना, जो मनी सपोर्ट करता है, तो वैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इसमें हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे बच्चों को। देन CRC रिकॉग्नाइजर, CRC दैट इज, आपने पहले ही CRC के बारे में पढ़ा था, UNCRC फर्स्ट में ही पढ़ा था, दैट इज कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, दैट इज CRC। ठीक है, बच्चों के लिए ही है ये ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपरली उनके रूल्स क्यों क्या होंगे, उनको कैसे चलना, उसके ऊपर उन्होंने सारे पॉइंट्स को बताया था। दैट इज द CRC रिकॉग्नाइजर दैट एवरी चाइल्ड हैज एन इनहेरेंट राइट। सारे बच्चों के पास ना एक कैरेक्टर ऐसा है जो इनहेरेंट हो सकता है, मीन्स जो कैरेक्टर इनहेरेंट हो सकता है, मीन्स ये कौन सा कैरेक्टर है, आप सेम पेरेंट के नहीं हो के भी इस राइट्स के अकॉर्डिंग वी आर इक्वल। दैट मीन्स हमें जो ह्यूमन राइट्स मिले हैं ना, बच्चों के लिए भी कुछ राइट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वो इक्वल है। सो हम ओनली सेम पेरेंट्स के बच्चे हुए तो हमें इक्वलनेस मिलेगी क्या, नहीं, राइट्स के अकॉर्डिंग भी मिलेगी। तो उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम एक्सटेंड पॉसिबल द सर्वाइव एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। सो यहाँ पे एंश्योर किया गया सारे लोगों के अंदर जितने भी बच्चे हैं, वो खुद से अपने लाइफ के जो सर्वाइवल के पॉसिबिलिटीज़ हैं वो खुद लेंगे, मैक्सिमम चांस करेंगे खुद को ग्रो करने के लिए एंड डेवलप करने के लिए। एंड बच्चों का डेवलप इसी से ही पॉसिबल होता है, बिकॉज वो खुद जब एक्सप्लोर करते हैं, उन्हें अब्यूज़ नहीं किया जाएगा। एंड लास्टली ये अफ्रीकन चैप्टर वाला पॉइंट लिखिएगा, उसके बाद स्किप करिएगा, जो मार्क नहीं है उसे स्किप करिएगा। द अफ्रीकन चैप्टर ऑन द राइट्स एंड वेलफेयर of the child, that is 1990, and other regional human rights instruments also reflect the basic children's right to life and the right to be free from the torture and abuse। अगर सिंपल चीज़ों में देखें तो in the simple way हम बोल सकते हैं we said that the African Charter means Charter Act एक है, हो गया, जहाँ पे पिटिशन साइन हुआ था, चार्टर पिटिशन। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट्स जो है ना, ऑन द राइट्स, अफ्रीकन चार्टर ऑन द राइट्स एंड वेलफेयर, जहाँ पे बच्चों के लिए एंड बच्चों के राइट्स के लिए जो वर्क किया गया था, कि वहाँ पे बताया गया कि रीजनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट, ये ह्यूमन राइट जो है ना, सारे लोगों के लिए अपने अपने जगह पे सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड ये बेसिक रिफ्लेक्शन देता है बच्चों के राइट्स का, कि बच्चों को भी लाइफ जीने का राइट्स है, उन्हें फ्री छोड़ दो, उन्हें टॉर्चर नहीं करना है, अब्यूज नहीं करना है, इतना।
इतने पॉइंट्स को मेंशन किए, उसके बाद डायरेक्टली आप क्या करेंगे, आर्टिकल्स में जाएंगे। अभी देखिए क्या आर्टिकल्स। आर्टिकल नंबर 8, आर्टिकल नंबर ऑफ 8 ऑफ द यूरोपियन कन्वेंशन of human rights and fundamental freedom। so human राइट्स के ऊपर एंड फंडामेंटल फ्रीडम के ऊपर जो कन्वेंशन है, दैट मीन्स उनका जो पॉइंट्स है, उन्होंने प्रमोट किया कि राइट टू रेस्पेक्ट फॉर द फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ। सबका अपना प्राइवेट लाइफ है एंड उनका फैमिली है, उसके लिए इम्पोर्टेंस उन्होंने दिखाया एंड रेस्पेक्ट किया कि सबको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। अगर वो रेस्पेक्ट करेंगे तो एवरी कंट्री बाउंड हो जाएंगे रेस्पेक्ट करने के लिए। तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग, आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल एक्ट 8 के अकॉर्डिंग ह्यूमन राइट्स को एंड फंडामेंटल राइट्स को जैसे ही उन्होंने प्रमोट किया, उसके थ्रू राइट्स टू रेस्पेक्ट फॉर द फैमिली, उन्होंने राइट्स बनाया कि इसके थ्रू फैमिली को एंड प्राइवेट लाइफ को रेस्पेक्ट दिया जाएगा। आर्टिकल 14, उसी का ही आर्टिकल 14, दैट इज द यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम का, प्रमोट द प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, प्रोहिबिटेड मीन्स बैंड, हम डिस्क्रिमिनेट और नहीं करेंगे, उसके ऊपर बैन लग गया। दैट मीन्स जो गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं उनको जो अलग ट्रीट किया जाता है, या फिर जो भी बच्चे हैं मेंटली चैलेंज्ड एंड नॉर्मल बच्चे, उनको जो हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो वो सारा चीज़ यहाँ पे नहीं होगा। अभी आया आर्टिकल 12, द चाइल्ड्स राइट टू एक्सप्रेस द वायरस फ्रीली इन ऑल मैटर्स अफेक्टिंग देम। यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग मेंशन्ड है, द चाइल्ड्स राइट टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस फ्रीली होगा, वायरस नहीं होगा, ये टर्म रॉन्ग है। यहाँ पे वायरस नहीं होगा, कट करना है, सब जो भी बुक्स पकड़े हैं प्लीज कट करिए उसको, वायरस नहीं होगा। सारे बच्चों को क्या है, अब उनके लिए राइट्स हैं। आर्टिकल 18 बता, सॉरी 12 बताता है, 8 एंड 14 के बाद आर्टिकल 12 बताता है कि बच्चों को राइट्स हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रीली इन ऑल मैटर्स अफेक्टिंग देम। जो भी मैटर उनके साथ रिलेटेड हो, उनके लिए हार्मफुल हो या फिर उनके पास आता हो, तो वैसे चीज़ों के ऊपर वो बात कर सकते हैं एंड एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने फीलिंग्स को। आर्टिकल 13, द चाइल्ड्स राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये वर्ड जो इरेज हो गया है, तो उसको करेक्ट करिएगा, दैट इज एक्सप्रेशन। सो बच्चों के पास राइट है, उनके पास फ्रीडम है कि वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, विच इज़ रेस्ट्रिक्टेड बाय द लॉ व्हेन नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द पब्लिक हेल्थ। जब कब उनको मना किया गया है, कि पहले के टाइम पे उनको मना किया जाता था कि तुमको रेस्ट्रिक्शन है, तुम बोल नहीं सकते, तुम एक्सप्रेशन शो नहीं कर सकते। जब बात हो नेशनल सिक्योरिटी का और पब्लिक हेल्थ को बचाने का, तब वो क्या करेंगे, तब ये प्रॉब्लम्स को हर जगह वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, कुछ जगह पे एक्सप्रेस करेंगे जिसके थ्रू चेंजेस आ सके। ठीक है। सो यहाँ पे फ्रीडम है उनको एक्सप्रेस करने का, बट विच इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द लॉ, कि नेसेसरी टाइम पड़ा जब प्रोटेक्शन का बारी आता है नेशनल एंड पब्लिक हेल्थ का, अगर पूछा जाए तो आपको बोलना है, आप बोल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो एज ए चाइल्ड। देन आर्टिकल 16, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटरफेरेंस और अटैक ऑन प्राइवेसी फैमिली होम ऑनर एंड रेपुटेशन। बच्चों का भी रेपुटेशन है, बिकॉज आप लोग एरिक्सन्स थ्योरी नहीं पढ़े हैं। According to Erickson's theory, there are 8 stages of life, total life. So, in the beginning, that means in the child stage, early stage or infancy period, childs are normally just like a clay, and uh, we are just like a मेंबर ऑफ द कम्युनिटी हु मेक्स दैम। हम ऐसे कम्युनिटी के मेंबर हैं जो कि उनको बनाता है, मिट्टी का मिट्टी है ना, तो उनको बना सकता है, तो वैसे टाइप का। बट अगर बच्चों को नीड हुआ कि उनको उनके जो लाइफ प्रॉब्लम्स हैं या फिर फैमिली इश्यूज हैं, उस पे वो क्या कर सकते हैं, अपना कोई पॉइंट्स दे सकते हैं। अगर सपोज फैमिली मेम्बर्स में इतना झगड़ा हो गया एंड कोई एक पर्सन अपने बच्चों के सामने ही अपने वाइफ को मारने जा रहा है,
तो या फिर उनके किसी घर वालों को मारने जा रहा है, तो बच्चे वहाँ पे राइट्स है, अगर वो कर सकते हैं तो एक्सप्रेस करेंगे एंड बताएँगे। ठीक है? कि उनके प्राइवेसी पे, फैमिली पे, होम पे या फिर उनके रेपुटेशन पे भी कोई सवाल ना करे या फिर अटैक ना करे। रेपुटेशन मीन्स एक बच्चा अगर स्कूल में थोड़ा बहुत भी अचीव करता है ना, तो वो उसका रेपुटेशन है। फैमिली में भी अगर फर्स्ट चाइल्ड और सेकंड चाइल्ड हो, तो उसके अंदर फर्स्ट चाइल्ड को थोड़ा ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है एंड सेकंड चाइल्ड को कम। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये प्रॉब्लम है। ये इस पे क्या करता है, बच्चों के माइंड पे सेट हो जाता है कि मैं बड़ा हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो रेपुटेशन पे यहाँ पे बात आता है, उसके ऑनर पे बात आता है, रिस्पेक्ट पे बात आता है। तो प्राइवेसी को भी, फैमिली एंड होम ऑनर, रेपुटेशन को हमें क्या करना चाहिए, अटैक नहीं करना चाहिए, बच्चों का स्पेशली प्रोटेक्ट करना चाहिए। Article number 17, that is encouragement of the dissemination of the material of social and cultural benefits to the child and the development of appropriate guidelines for the protection of the child from information material injuries to his or her well-being. So ऐसे बताया गया कि जो चीज़ें अगर हम encourage करते हैं बच्चों के कि तुम जो चीज़ें सराउंडिंग में है, सोशल एंड कल्चरल जो बेनिफिट्स देते हैं बच्चों को, उस चीज़ों में तुम चाहो तो इंक्लूड हो सकते हो। कुछ जगह पे होता है ना कि तुमको तुम हिंदू बच्चा है तो मुस्लिम के घर पे नहीं जाना है, तुम ये बच्चा है तो क्रिश्चियन के घर पे नहीं जाना है, जैन लोग जैसे हिंदू के घर पे भी नहीं आते। तो ऐसे इश्यूज़ होते हैं क्योंकि नॉन-वेज जहाँ बनता है उनको पसंद नहीं आता। तो ऐसे-ऐसे कुछ-कुछ छोटा-छोटा जो पॉइंट्स है ना, ये बच्चे तो नहीं जानते हैं, बच्चों को बताना है। बच्चों को हम हार्म नहीं कर सकते, अब्यूज़ नहीं कर सकते, तो इसके अकॉर्डिंग भी गाइडलाइंस बनने चाहिए, प्रोटेक्ट होना चाहिए एंड उनको जो भी उनके मैटरनल इंजुरीज टू हिज और हर वेलबींग, इवन इफ मदर से जब वो बर्थ हो रही या फिर मदर के साइड से कुछ भी इंजुरीज उन्हें नहीं होना चाहिए कि क्योंकि मदर को सब कोई बहुत ज़्यादा ही अटैच्ड होते हैं सबको मदर से। सो मदर को कुछ होना नहीं चाहिए, मदर से इश्यूज रहना नहीं चाहिए या फिर मदर कुछ बोलना नहीं चाहिए इसमें। अदरवाइज बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, सोच में पड़ जाते हैं या फिर उनका थिंकिंग जो एनालिसिस प्रोसेस है वो डल हो जाता है। ये पॉइंट्स हैं। देन आर्टिकल्स रिलेटेड टू चाइल्ड राइट क्या क्या है देखिए, एक एक लाइन में है, एक एक वर्ड्स में भी है। आर्टिकल 2 नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी बच्चे को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। आर्टिकल 3 बेस्ट इंटरेस्ट्स ऑफ द चाइल्ड, जहाँ पे बच्चों का इंटरेस्ट है उसी बेस्ट इंटरेस्ट में वो खुद को एंगेज कर सकता है। आर्टिकल 4 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट, उनके लिए जो राइट्स हो उसको उन्हें फॉलो करना है। आर्टिकल नंबर 6 सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, अगर वो जिंदा है ऐसे एरिया में रह के भी, स्लम एरियाज जहाँ पे कोई प्रॉपर चीज़ें नहीं है, दैन उनको सर्वाइवल में हेल्प करना है। ना कि उनको हम क्या करेंगे कि नहीं तुम्हें इस जगह पे नहीं रहना, तुम जाओ यहाँ से, ऐसे नहीं बोलना है। तो उनको हम सपोर्ट करेंगे। आर्टिकल नंबर 13 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बच्चे अपने एक्सप्रेशन को शो कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 12 द चाइल्ड्स ओपिनियन, बच्चे अपने ओपिनियन को रख सकते हैं। आर्टिकल 14 फ्रीडम ऑफ थॉट, अपने जो थॉट प्रोसेस है, नॉर्मली बातों को रखना एज ए ग्रुप वर्ड्स को रखेंगे हम या फिर एक्सप्लेन करेंगे कि थॉट्स या फिर कॉन्साइंस मीन्स उसके अंदर जो लॉजिकल थिंकिंग्स हैं, कभी कभी बच्चों से भी हम कुछ लॉजिकल पॉइंट्स को लर्न करते हैं। तो ये सारे जो कॉन्साइंस है, रिलीजियन है, उसके अंदर फ्रीडम रहना चाहिए। बच्चे एक दूसरे के घर जा सके, वहाँ पे समझ सके, सीख सके एंड प्रोटेक्ट कर सके अपने अपने लैंग्वेज को, अपने अपने जो भी एरिया में रह रहे उसको। आर्टिकल नंबर 18 दैट इज अ पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब जो प्रोटेक्ट करना है, अबव जो आर्टिकल्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है पेरेंट्स का, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। आर्टिकल नंबर 19 प्रोटेक्शन फ्रॉम द एब्यूज और नेग्लेक्ट, प्रोटेक्शन एब्यूजमेंट से एंड नेग्लेक्ट, जो भी हम उसे डिप्राइव रख रहे हैं या फिर नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, उससे उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। आर्टिकल नंबर 23 चिल्ड्रन विद डिज़ेबिलिटीज़, जिन बच्चों को डिज़ेबिलिटीज़ है उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे पढ़ाना है, उसके ऊपर हम देखेंगे। उनको कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। आर्टिकल नंबर 27 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बच्चों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को चेंज करना है। ऐसा नहीं है बच्चे स्लम एरियाज़ में रहते थे तो पूरा लाइफ स्लम एरियाज़ में ही गुजरेगा, उनको अच्छा जगह लाना है। दैट इज़ बच्चों को सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। देन आर्टिकल नंबर
30 चिल्ड्रन ऑफ माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज ग्रुप के बच्चे हैं ना, चाइल्ड हैं, उनको क्या करना है और भी ज़्यादा सपोर्ट करना है, बिकॉज वो आगे बढ़ेंगे तो इवन हमारे इंडिया में टोटल जो एजुकेशनल रेशियो है वो धीरे धीरे क्या होता है ना, डिक्रीज होता है, कभी इंक्रीज होता है एज पर द स्टूडेंट्स टाइप, दैट मीन्स वो गर्ल है कि बॉय है क्या है। तो वहाँ पे माइनॉरिटीज भी एक ग्रुप है जहाँ पे माइनॉरिटीज बच्चे पढ़ना कम जाते हैं स्कूल्स कॉलेजेस को, पहले के टाइम पे तो जाते ही नहीं थे, अभी के टाइम पे जाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत क्या क्रिएट करता है कि बच्चों को माइनॉरिटीज ग्रुप को भी अगर हम देते हैं तो ये यूनिटी क्रिएट करेगा, बच्चों के अंदर एक बैलेंस क्रिएट होगा। आर्टिकल नंबर 37, दैट इज अ टॉर्चर एंड डिप्राइवेशन ऑफ द लिबर्टी, मतलब हमें बच्चों को टॉर्चर नहीं करना है, एंड लिबर्टी मीन्स उनको जो छूट दिया गया है कि वो अपना चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उससे डिप्राइवेशन नहीं करना है। यहाँ पे जो पॉइंट्स मेंशन है उसको सिर्फ प्रोटेक्ट करना है आपको, प्रोटेक्ट फ्रॉम द टॉर्चर एंड डिप्राइवेशन ऑफ द लिबर्टी। हो गए, इसमें से मैक्सिमम 7-8 तो याद रहेंगे ना, उसको लिखिएगा। एंड ये कंक्लूजन है, एंड कंक्लूजन आपके अकॉर्डिंग लिखे तो बेटर रहेगा कि ईच एंड एवरी पर्सन्स का आइडेंटिटी यूनिक होता है, दे आर डिराइव फ्रॉम देयर पेरेंट्स आफ्टर द एसोसिएशन ऑफ द राइट्स एंड देयर नेचुरल बिहेवियर, वन शुड अटेंड द प्रॉपर डेवलपमेंट इन देयर लाइफ एज अ चाइल्ड। एज अ चाइल्ड बच्चों को ये सब मिलेगा, बच्चों को स्टेट पेड एजुकेशन मिलेंगे, हेल्थ केयर मिलेगा, क्रिमिनल लॉज अप्रोप्रिएट फॉर द डिफरेंट एजेस मिलेंगे। बच्चे अगर कुछ भी गलत करते हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पे आता है, इसलिए पहले तो बच्चों को हम प्रोटेक्ट करेंगे, इक्वल प्रोटेक्शन देंगे सारे बच्चों के अंदर, सिविल राइट्स, फ्रीडम, सब कुछ। यहाँ पे कोई जेंडर बायस नहीं होगा, स्टेरियोटाइप्स नहीं होगा, जेंडर आइडेंटिटी के बेस कुछ नहीं होगा। जेंडर एंड सेक्स इज टोटल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग कि जेंडर अलग है, बट जेंडर जेंडर is one kind of role created by the or constructed by the society based on your sexes. So आपके सेक्स के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स आई एम ए गर्ल, सो मेरे सेक्स के अकॉर्डिंग आई एम ए फीमेल, सो फीमेल के अकॉर्डिंग जो जो रोल्स होता है, दैट मीन्स सोसाइटी बताता है कि तुम ऐसे बॉयज जैसे कपड़े नहीं पहन सकती, अगर बॉयज जैसे कपड़े पहनते भी हो तो बहुत कुछ चेंजेस करना पड़ता है। एंड इवन उसके बाद आया है कि पिंक कलर इज फॉर गर्ल्स, ब्लू कलर इज फॉर बॉयज। अगर हम अगर देखते हैं कि पॉलिटिकल कैरियर के अकॉर्डिंग, सो पॉलिटिकल कैरियर में ओनली पॉलिटिक्स में 13 to 20% गर्ल्स हैं, बाकी सारे बॉयज होते हैं। तो ये और भी ज़्यादा बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हैं, सो ये कन्फ्लिक्ट सारे यहाँ पे नहीं चलेगा। नेशनल ओरिजिन होगा, एक ही नेशन से हम निकले हैं, ऐसा वाला पॉइंट्स रहना चाहिए। रिलीजियन डिजेबिलिटी, रिलीजियन बेसिस पर डिजेबिलिटी नहीं होना चाहिए कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, तो हिंदू होके मैं मुस्लिम कास्ट में नहीं जाऊंगी, या फिर मैं डिजेबिलिटी फील करूंगी कि मैं एक ही जगह पे रह गई, एक्सप्लोर नहीं कर सकी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कलर, एथनिसिटी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसमें से बहुत सारे कॉमा के बाद पॉइंट्स हैं, उसमें से 4 से 5 पॉइंट्स लिखेंगे एंड छोड़ दीजिएगा बाकी सारे, जैसे कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रेस, जेंडर, आइडेंटिटी, नेशनल ओरिजिन, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इतना करने से भी चलेगा। ठीक है, ये हो गया 2.4 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन बेसिस पे आता है, तो उसको हमने लॉन्ग क्वेश्चन के वाइज पूरा डिटेल्ड कर लिया। अभी नेक्स्ट चलेंगे।